प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट सेकंड जो वीडियो है कृषि रसायन कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। इसमें हम प्रश्नों के समाधान यानी उसके सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, कौन से पृष्ठ पर उसका आंसर दिया गया है और आने वाली जो बोर्ड एग्जाम है 2025 की, उसमें संभावित क्वेश्चंस और कौन कौन से बनते हैं उन पृष्ठों से, जिन पृष्ठों से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं उसके आसपास। इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आने वाले हैं और ये जो पेपर है इसको अवश्य हल करना है आपको, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कोई मेजर क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है उसमें से छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसमें बताए जाएंगे आपको, जो इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखें। देखिए, पृष्ठ संख्या 4 से ये क्वेश्चन लिया गया है। पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर लिखिए, जो कि आपको टेबल के माध्यम से पाठ्य पुस्तक में समझाया गया है। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अवश्य आपको याद करना है और ये वार्षिक परीक्षा में भी आने की इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि इस तरह से भी आपको याद रखना है। क्योंकि आपको यदि ऐसा भी पूछ लिया जाए कि पृष्ठ मृदा के लक्षण लिखिए या उसकी विशेषता बताइए, तो आप इसके ये पृष्ठ मृदा के गुण अवश्य याद कर ले। तो अवमृदा है उसको डिफरेंस उसका, क्योंकि इसका अपोजिट इसके अधिकतर गुण होते हैं। जैसे कि इसमें वातन अच्छा होता है तो इसमें वातन अच्छा नहीं होता है। इस तरह से आप यदि इसको याद कर लेंगे पृष्ठ मृदा को, तो अवमृदा के बारे में अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके बाद में क्वेश्चन लेते हैं। पृष्ठ संख्या 22 से जो क्वेश्चन आया है, एक ह्यूमस का संगठन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अवश्य याद कर ले में आपको बताते हैं। देखिए, ह्यूमस का जो संगठन बताया गया है, इसमें यहाँ पर गहरे रंग का एक जटिल पदार्थ होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसीय यौगिक, लिग्निन और प्रोटीन। तो आप कम से कम इतना अवश्य याद रखें कि ह्यूमस का जो संगठन है उसमें कौन कौन से जो कार्बनिक पदार्थ और जो है इसके अंदर, तो ये देखो यहाँ पर लिख रखा है इसका संगठन। इसी प्रकार से आपको यदि ऐसा पूछ लिया जाए कि इसका संगठन का भारात्मक दृष्टि से कौन कौन से तत्व हैं वो पाए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही, साथ में नाइट्रोजन भी है इसमें, क्योंकि CHO ये अधिकतर आपको पता है। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा है, तो प्रोटीन में यानी नाइट्रोजन और शामिल हो जाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके अंदर ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो इस तरह से अपन को ये ध्यान रखें कौन कौन से तत्व इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो मात्रा में होता है 50% कार्बन होता है, तो ये अवश्य ध्यान रखें आप। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 37वां क्वेश्चन आपके लिया गया है कि नाइट्रीकरण को समझाइए। नाइट्रीकरण की क्रिया क्या है, जो कि पृष्ठ संख्या 25 से आया है। देखिए, परिभाषित किया गया है इसमें, देखो पृष्ठ संख्या 25 से, ये देखिए नीचे से लिया गया है। ये अधिकतर आपको मैंने पहले ही बताया है कि इस तरह से पॉइंट जो मुख्य इंपॉर्टेंट आपको भी लगते हैं, और वो यदि पृष्ठ पलटते ही यदि वो नीचे या ऊपर है तो वो अवश्य क्वेश्चन वहाँ से बनता है। तो देखो, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया को समझाया गया है। ये आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो और इसकी समीकरण भी दे रखी है। समाकृतिक लिख रखा है। प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, ये पृष्ठ संख्या 26 से लिया गया है ये क्वेश्चन। मृदा कोलॉइड के जो चैप्टर है उसमें लास्ट में ये जो टॉपिक है समाकृतिक प्रतिस्थापन, तो इसमें आपको अच्छे से याद होगा। इसमें आपको एक तो याद रखने का तरीका क्या है कि सिलिका परत आवेश रहित है और ये ऋणावेशित परत क्यों हुई, उसका कारण आपको मालूम होगा कि जिस तरह से यहाँ सिलिका है, सिलिकॉन, इसमें 4 आवेश है देखो प्लस के, और इधर 2 ऑक्सीजन है। SiO2 जो सूत्र होता है इसका, SiO2 सिलिका का, तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु इधर आ गए। तो इसमें देखिए 2 ऑक्सीजन के परमाणु आने पर 4 में से, जैसे कि इधर प्लस के 4 है तो ऑक्सीजन के 2 होते हैं माइनस, और 2 इधर हो गए तो 4 हो गए, तो ये बराबर हो गया, तो इसलिए ऐसा आवेश रहित हो गया। जबकि जैसे ही इसमें यहाँ पर सिलिका की जगह यहाँ पर एल्यूमिनियम आ जाता है, तो एल्यूमिनियम के क्योंकि 3 प्लस है और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 माइनस है, तो माइनस के ज़्यादा है ऋणावेश, तो ऋणावेश होने की वजह से ऋणात्मक आवेश आ गया। इस तरह से ये प्रतिस्थापन ये भी इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लें इसको। अगला क्वेश्चन है मृदा प्रतिशतता बेस संतृप्ति क्या है, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 39 नंबर का क्वेश्चन। पृष्ठ संख्या 41 पर देखिए इसका ये सूत्र है, ये भी आपको याद रखना है। मृदा
प्रतिशतता बेस संतृप्ति है इसका, कुल विनिमय भस्म सेंटीमोल प्रति किलोग्राम बटे धनायन विनिमय क्षमता सेंटीमोल प्रति किलोग्राम इंटू 100 जो 100 कर रखा है इसको, यहाँ V बराबर 100 S बटे T। ये सूत्र आपको उसे याद करना है, इम्पोर्टेंट है। एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग देखो ये भी क्वेश्चन आया है आपके जो पीएच वाले चैप्टर से। मृदा विलीन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यदि 0.0000 यानी इस तरह 4 जीरो 1 है तो इसका पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो कि अब ये देखो पीएच मान ज्ञात करने का बहुत ही अच्छा एक जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। प्रश्न संख्या 45 ये क्वेश्चन आया है आपके। देखिए इस टेबल को याद रखने का बहुत ही सीधा सा तरीका है बच्चों। देखिए सबसे ज़्यादा जब आपको पता है हाइड्रोजन आयन की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि पीएच मान उतना ही कम होगा, और जितना पीएच मान कम होगा इसका मतलब वो उतना ही अम्लीय है। क्योंकि पीएच जैसे जैसे बढ़ेगा, देखिए पीएच जैसे जैसे बढ़ेगा इसका मतलब वो क्षारीय माध्यम हो जाता है। 7 के बाद में क्षारीय 7 एक उदासीन बिंदु है, तो इसको भी आप अवश्य याद करें। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर 7 मान बन गया क्योंकि 6 तो 0 आ जाएंगे, 3 3 6 और 1 ये, तो ये 7 हो जाएंगे पीएच 7। तो सबसे ज़्यादा जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कितना, आप ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैक्सिमम कितना, 1 सबसे ज़्यादा माना गया है। 1 ये नहीं कि 2 5 10 20 इस तरह से, 1 सबसे ज़्यादा माना गया है। 1 से कम कौन सा होगा, 0.1। उस 0.1 से कम होगा 0.01, 0.01। इसका मतलब जैसे 2 है इसका मतलब पीएच मान 2 गया। जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता जा रहा है वैसे ही इसकी क्या है, अम्लता कम होती जा रही है, अर्थात हाइड्रोजन आयन का मान कम होता जा रहा है, पीएच का मान बढ़ रहा है। इस तरह से देखिए ये आपको याद रखनी है टेबल। काउंटिंग में 1 को भी इंक्लूड करना है 0 के साथ 1। तो इस तरह से जैसे कि 7 आ जाएगा तो 6 0, इस तरह 8 आ जाएगा तो 7 0 और 1। इस तरह से ये हम ज्ञात कर सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 जो लिया गया है, रीग्रेडेशन क्या है, इसमें कई विद्यार्थी कन्फ्यूज हुए थे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 58 से आया है। देखिए रिग्रेडेशन को समझाया गया है कि ऐसी मृदा जिसमें एक बार निम्नीकरण हो चुका है पुनः क्षार एकत्रित होने लगते हैं। अतः रिग्रेडेशन की क्रिया में क्या होता है, सोडियम लवण वापस आने लगते हैं। तो इसको ध्यान रखना कि रिग्रेडेशन क्रिया से कौन से लवणों की मात्रा बढ़ती है, तो ये सोडियम लवण। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान वाला भी, इसको अवश्य याद रखें। और पीएच मान इससे बढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 42 लिया गया है, विद्युत चालकता क्या है, इसकी इकाई क्या है, जो कि ये भी प्रश्न संख्या 58 से आया है ये क्वेश्चन। विद्युत चालकता अर्थात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसी अपन कहते हैं, इसको इसी मीटर से अपन याद करते हैं। प्रैक्टिकल में भी ये आपके क्वेश्चन आता है। इसको आपको पता है कि कितनी है, इसको कंडक्टिविटी ब्रिज से मापा जाता है। क्वेश्चन छोटा सा आप रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन पूछा सकता है कि इसी को किससे, रिक्त स्थान से मापा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। और इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी है, इसका अपन ने एक मान भी आपको बताया था। ये इसी मान की जो सीमाएं हैं, हमने 3 प्रकार की जो लवणीय मृदाएं हैं उनके बारे में, लवण प्रभावी मृदाओं का वर्गीकरण किया था। लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवण क्षारीय मृदा। इनमें 4 का जो मान है वो इसी से संबंधित है, इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी। 4 एक मानक मान है, उससे कम होना ज़्यादा होना ये इसी का निर्धारण करता है। और आपको ये भी बात बताया था कि जिनमें लवण होते हैं उनमें उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो देखिए लवण ज़्यादा है तो देखो 4 से मान ज़्यादा है। देखिए ग्रेटर देन 4, अर्थात लवणीय मृदा में 4 से ज़्यादा लवण है तो इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, विद्युत चालकता ज़्यादा होगी। इसको से याद रखें। जिसमें लवण है, देखो लवणीय क्षारीय में भी लवणीय नाम आ गया, इसलिए इसकी भी 4 से ज़्यादा है, जबकि क्षारीय में 4 से कम है। तो ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 43, प्राथमिक और गौण पोषक तत्वों के नाम लिखिए। कई बच्चे गौण शब्द आते ही कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो कि गौण का मतलब है द्वितीयक। और एक बात मैं आपको पहले ही बताई होगी कि हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आ रहा हो, यदि कोई कन्फ्यूजन हो, तो उसकी जो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश में जो नीचे लिख रखा है उसको अवश्य पढ़ ले में, वहाँ से आपको सुविधा रहेगी पढ़ने में, समझने में। देखिए राइट नेम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स, तो सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक।
तो हम आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो इंग्लिश में अवश्य देख लें उस क्वेश्चन को। साथ ही मैं आपको ये बताना चाह रहा, देखिए कि दोनों ही अर्थात प्राथमिक पोषक तत्व हैं चाहे द्वितीयक पोषक तत्व हैं, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, वृहद पोषक तत्वों में। तो अब यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि वृहद पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो वृहद पोषक तत्वों में हम इन दोनों को ही लिखेंगे। मुख्य पोषक तत्व जिनको प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं NPK, और द्वितीयक पोषक तत्व जिनको गौण पोषक तत्व भी कहते हैं, या अपन मुख्य पोषक तत्व भी कहते हैं प्राथमिक पोषक तत्वों को, जिनको मेजर न्यूट्रिएंट कहलाते हैं NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। इसलिए ये ध्यान रखें यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए वृहद पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो दोनों ही आएंगे, प्राथमिक और द्वितीयक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य याद रखना है आपको। कीटनाशकों की प्रतीक्षा अवधि की परिभाषा दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतीक्षा अवधियों, जैसे कि मैं आपको कुछ मुख्य कीटनाशकों के बारे में अभी बताता हूँ आपको। ये पृष्ठ संख्या 126 से लिया गया है। ये देखिए टेबल के माध्यम से प्रतीक्षा अवधियाँ इनकी बता रखी है, ये इम्पोर्टेंट है, इनको तो आप अवश्य याद रखें। एक तो एंडोसल्फान जो कि 10 से 12 दिन, इसी प्रकार से 10, सबसे पहले एक आधार निर्धारित कर लीजिए 10-12 दिन, अपन अधिकतर मुँह से बोलते हैं 10-12 दिन, तो 10 से 12 दिन, 10 का यदि हम लगभग 10 दिन भी लिख देते हैं तो सही रहता है, कि वो लगभग यदि लगा दो आपको, यदि कोई भी आंसर यदि उसके करीब हो यदि आप, तो दिन या आपको फिक्स याद नहीं है तो लगभग आप उसके लगा दीजिए, हो सकता है आपको अच्छे नंबर मिल जाए। क्योंकि देखिए इसी प्रकार से मोनोक्रोटोफास, मेलाथियान, मिथाइल पैराथियान, तो मोनोक्रोटोफास का 10 दिन है, मिथाइल पैराथियान है इसका 10 दिन है, तो आपको इनका ध्यान। लेकिन मिथाइल पैराथियान की जगह मेलाथियान यदि आता है तो मेलाथियान का ये 5 दिन है, तो इसको आपको इस तरह से याद रखना है। दोनों को याद करके बीच का याद कर लो, ये 10-10 दिन है। इसी प्रकार देखो एल्ड्रिन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। एल्ड्रिन 10 से 20 दिन है, 10 से 12 न होकर के 10 से 20 दिन। इस तरह से कुछ आप ये याद रख सकते हैं इस तरह से, इस मेरे फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 45 है, माइकोराइजा क्या है। देखिए तो इसके बाद ये जो आपके लिया गया है प्रश्न संख्या 151 से, ये आपको भली बात ही मालूम है कि माइकोराइजा क्या है। एक प्रकार का कवक है जो बहुकोशिकीय लंबे तंतुओं से बना होता है, और पौधे फसलों की जड़ों में इसके तंतु प्रवेश कर जाते हैं। और तंतुओं का विभाग जो जड़ों के बाहर रहता है, मिट्टी में लगातार फास्फोरस अवशोषित करता रहता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, माइकोराइजा किस तत्व को अवशोषित करता रहता है। तो ये आपके रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये देखो एक जो आपके इस चैप्टर में दे रखे हैं, आपके जो जैविक कीटनाशी वगैरह सारे इसके अंदर, जैविक खाद वगैरह रहे हैं इसके अंदर, नीदरसेवाल, एजोला, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आपके जैव उर्वरकों के बारे में भी है इसके अंतर्गत। देखिए जिसका पहले भी आपने जिक्र किया था। इन दोनों पृष्ठ संख्या को 150 और 151 को अवश्य याद कर लेंगे जरूर, यहाँ से इनमें से क्वेश्चन आएगा आपके 2-3 नंबर आपकी इसको इनमें से मिल ही जाएंगे। डेयरी साइंस से देखो क्वेश्चन आया है, इसमें दूध रसायन से कि टोंड दूध किसे कहते हैं। आपको मालूम है दूध के जो प्रकार हैं वो आपको बताए गए, टोंड दूध, डबल टोन, संपूरित दूध। तो इन सब के बारे में देखो आपको जो 160 नंबर के प्रश्न से लिया गया है। देखिए टोंड दूध समझाया गया है, इसमें आपको मुख्य बातें एक तो ध्यान रखना है, जो भी परिभाषा पूछी जा रही है उसके अंदर आपको एक तो ये वसा और वसा विहीन जो ठोस है उनकी न्यूनतम मात्रा आपको बतानी है, कितनी मात्रा होती है परिभाषा में। ये विपणन दूध के प्रकार हैं, जो कि आपके 7 प्रकार के जो दूध है विपणन दूध के प्रकार, इनमें आपको इस बात का अवश्य जिक्र करना है, अन्यथा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि टोंड दूध है, उसमें आपको बता रखी वसा वाली मात्रा 3% तथा वसाविहीन ठोस है वो 8.5% है। इसी प्रकार से डबल टोन है, तो इसमें डबल टोन में क्या हो जाता है कि जो वसा की मात्रा है वो आधी हो जाती है, और ये 8.5 की तुलना में 9% हो जाती है। इस तरह से आप इनको याद रखें, अवश्य इनमें से क्वेश्चन आएगा, इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मेजर क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप के। क्वेश्चन नंबर 47 है, यूरिया का संगठन और मृदा में अभिक्रिया लिखिए। जैसा कि आपको ये भी मालूम है कि पिछले साल के आपने पेपर देखे होंगे, तो ये ऐसा नहीं सोचें कि आपके इसमें 2 भागों में बटा हुआ क्वेश्चन, 3 भाग में अधिकतर क्वेश्चन बटा हुआ होता है, 3-4 भाग में। इसलिए आप अन्य बिंदु भी याद रखें, संगठन भी याद करना है, मृदा की अभिक्रिया
उसके गुण आदि विशेषताएं वो भी आपको याद रखनी है। तो प्रश्न संख्या 92-93 से ये लिया गया है। देखिए प्रश्न संख्या 92 से यूरिया का जो संगठन है वो दिया गया है एक तो, और इसके बाद में इसके जो आते हैं गुण और मृदा में अभिक्रिया और इसकी रिएक्शन, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि जैसे क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट होते हैं, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, छोटे क्वेश्चन भी। इसलिए आप जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, पिछले वीडियो के अंदर भी, कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट खाद हैं, तो अवश्य देखें इनको। प्रदूषण में दिया गया है क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण का इसके प्रभाव लिखिए। तो हमें समझना है कि मृदा प्रदूषण क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 117 नंबर के प्रश्न से लिया गया। देखिए मृदा प्रदूषण ये क्वेश्चन आया है, इसमें मृदा प्रदूषण के स्रोत है वो अवश्य आप याद रखें कि छोटा क्वेश्चन बन सकता है। मृदा प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, हरी खाद किसे कहते हैं, इसके आवश्यक गुण लिखिए। तो कि प्रश्न संख्या 153 से आया है ये क्वेश्चन। देखिए हरी खाद वाला क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। एक तो उसे इसकी परिभाषा याद कर लें। अविच्छेदित हरे पादप अवशेष या पौधों को मृदा की भौतिक दशा सुधारने और मृदा उर्वरता उन्नत करने हेतु मृदा में जोतना या उसको दबा देना या हरी खाद देना कहलाता है। तो यदि परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा अवश्य एक इम्पोर्टेंट ही आ सकती है। और इसमें से मैंने आपको पहले ये बताया था हरी खाद देने की जो विधियाँ हैं, इनमें से एक विधि आप अवश्य याद कर लें। अधिकतर C2 विधि है, ये इम्पोर्टेंट है। हरी खाद देने की, हरी खाद की ये विधि है, हरी पत्तियों से हरी खाद देना, लेकिन C2 विधि है, इसको जरूर याद कर ले, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये। साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें एक और बनता है कि हरी खाद की मुख्य फसलें कौन कौन सी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अवश्य याद रखें। दलहनी फसलें और अदलहनी फसलें ये हरी खाद की मुख्य फसलें हैं। दलहनी फसलें कौन कौन सी है जिनसे हरी खाद बनती है, तो इनके नाम ढेंचा, मूंग, उड़द, गंवार आते हैं। ढेंचा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मूंग वगैरह जो दालें हैं इसके अंदर आती है दलहनी में, नाम ही दलहनी है। दूसरी अदलहनी फसलें हैं। अदलहनी फसलों में राई, जौ, जई और तोरिया, सरसों, मक्का ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ज्वार, सूरजमुखी आदि। तो इसलिए दोनों को अवश्य याद कर लें। दलहनी तो आपको अवश्य याद है, लेकिन अदलहनी आपको जरूर याद कर लें। 4 फसलों के नाम आपको कम से कम याद रखने हैं। अब आता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, एंजाइम किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि लिखते हुए एंजाइम्स के गुण लिखिए। तो देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन 50 यानी 51 क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने ये इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि आपको मैंने अभी पहले बताया था कि जैसे यूरिया का संगठन वाला क्वेश्चन था, इसमें 2 ही भाग बनाए गए इस क्वेश्चन के, जबकि इसके 4 भाग बनते। तो इस तरह से इनके क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया, ये बड़े क्वेश्चन अलग दे दिए हैं, इसलिए ध्यान रखें क्वेश्चन कम हो सकते हैं इसमें। और आप ब्लू प्रिंट से अवश्य तैयारी करें, और मैं आपको समझा दूंगा ब्लू प्रिंट से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके अगले वीडियो में। तो आने वाले जो वीडियो है उनमें बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एंजाइम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्रियाविधि, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 133 से ये क्वेश्चन आया है। देखो एंजाइम को यहाँ परिभाषित किया गया है, एंजाइम के बारे में समझाया गया है, और इसकी जो क्रियाविधि है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको तो अवश्य आपको याद रखना है, परीक्षा में आएगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए बच्चों ये क्रियाविधि, इसको आप अवश्य समझना है। E+S ES बन जाता है, यानी एंजाइम, ई का मतलब एंजाइम है, एस का मतलब सब्सट्रेट है, क्रियाधार है जिस पर वो क्रिया करता है। देखिए यहाँ पर इसमें आपको शॉर्ट में समझा भी रखे हैं इनके बारे में। ई का मतलब क्या है, एस का मतलब सब्सट्रेट है, ES का मतलब ES एंजाइम और सब्सट्रेट संकुल बन जाता है। फिर EI एंजाइम मध्यवर्ती इंटरमीडिएट जो बन जाता है संकुल। फिर एंजाइम उत्पाद, P का मतलब प्रोडक्ट है। इस तरह से देखिए, तो ये आप अवश्य आप याद रख ले, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अथवा में क्वेश्चन आया है आपके, न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, इसका संगठन समझाइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए न्यूक्लिक अम्लों के बारे में बताया गया है, क्योंकि DNA और RNA ये न्यूक्लिक अम्ल हैं 2। तो छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें, लघुतरात्मक क्वेश्चन, इसलिए अवश्य आप याद रखें। आपको ये भी मैंने बताया था कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक जो शर्करा है उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्बनिक क्षारक और नाइट्रोजन जो नाइट्रोजनिक क्षारक जो बता रखे हैं आपके, प्यूरिन और पिरिमिडिन, इनके बारे में आपको अवश्य क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि कौन से प्यूरिन है और पिरिमिडिन कौन से हैं। और शर्कराओं के बारे में पूछा जा सकता है, डीऑक्सी राइबो शर्करा, राइबो शर्करा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अवश्य आप याद कर लें। प्रश्न संख्या 134 और 135 को अवश्य याद कर लें, जरूर क्वेश्चन आएगा इसमें। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड किस तरह से बनते हैं,
या न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, तो ये आप याद कर लें। जैसा कि मैंने इसका आपको फॉर्मूला बता रखा है, PY प्यारेलाल का PY है, प्यारेलाल के बच्चे की TC कट गई तो थायमिन और साइटोसिन, ये आप यदि याद कर लिया तो दूसरे अलग से याद हो ही जाएंगे आपको चारों प्रकार के। और इसमें एक आपको ये बताया था कि जो RNA होता है, ये तो DNA की है कि एडेनिन और ग्वानिन तो इसमें आ जाएगा प्यूरिन में, और थायमिन और साइटोसिन प्यारेलाल में आ जाएंगे PY पिरिमिडिन। तो इस तरह से बड़ा वाला ऐसे याद रख सकते, चाहे पिरिमिडिन है उसको अपन को याद रखना, बड़े वाले को छोटा वाला ऐसे याद रह जाएगा। इसमें RNA यदि हो तो वो तो प्यूरिन के तो वही रहेंगे, एडेनिन और ग्वानिन, लेकिन जो पिरिमिडिन है उसमें थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, ये यूरेसिल, ये आपको ओ से याद रखना है। क्वेश्चन दूसरा भी पूछ सकता है कि कौन कौन RNA में कौन कौन से पिरिमिडिन क्षारक होते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहाँ पर चेंज कर देगा वो, या थायमिन की जगह आपको यूरेसिल ज़रूर ध्यान रखना है, यूरेसिल और साइटोसिन आपको उत्तर सही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक दूध क्या है, इसका परीक्षण करने की विधियाँ है, उनका वर्णन करना है। तो देखिए सिंथेटिक दूध जो आपको कृत्रिम दूध के बारे में बताया गया है। देखिए बच्चों, इंग्लिश में भी हमको कुछ वर्ड्स ऐसे याद रखने जो कॉमन चलते हैं। सिंथेटिक का मतलब है कृत्रिम। अब आप देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया, देखिए कृत्रिम न पूछ करके पूछा गया है कि सिंथेटिक दूध क्या है, तो इसलिए हम ये जरूर जाएगा। तो नीचे हिंदी में भी सिंथेटिक, इंग्लिश में सिंथेटिक लिख रखा है, और हिंदी वर्जन है उसमें भी सिंथेटिक लिख रखा है, तो हमको दोनों नाम याद रखने हैं। सिंथेटिक का मतलब कृत्रिम दूध, तो इसमें इसको परिभाषित किया गया है। जैसा कि आजकल इसकी बहुत मिलावट होती है, और आपको पता है यूरिया से भी जो कृत्रिम दूध बनता है, तो कृत्रिम दूध से बनाया गया दूध है वही सिंथेटिक दूध है। गाय भैंस के दूध है उससे वसा निकाल करके उसमें क्या करता है, सेपरेटा में यूरिया और डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, स्टार्च, ऑयल, चूना आदि मिला देते हैं। तो इसमें आपको मिलावट है किस किस प्रकार की, तो इसमें आपको अवश्य, एक तो पानी की मिलावट तो कॉमन है ही, लेकिन आप यूरिया की मिलावट को और अवश्य याद कर लें, और स्टार्च की मिलावट का भी आप याद रखें। ये परीक्षण आप अवश्य दोनों जरूर याद कर लें, परीक्षा की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूरिया की मिलावट है, देखो इसको भी आप अवश्य याद कर लें, प्रैक्टिकल में भी आपके है ये क्वेश्चन। अथवा का अंतिम क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाले अवयवों को विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए दूध रसायन है, उसमें डेयरी साइंस केमिस्ट्री के अंदर पहला फ्लाई जो पृष्ठ है उसमें से क्वेश्चन लिया गया है, दूध के अवयव। दूध के अवयव में आपको मालूम है दुग्धवसा, दुग्धम, जो आदि खनिज, प्रोटीन आदि जो भी हैं ये सभी हैं, इनके बारे में आपको विस्तार से थोड़ा थोड़ा समझाना था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अवश्य याद करना ही है, क्योंकि इनमें से छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अगले वीडियो के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि मैं अब अगले जो वीडियो बनाऊंगा आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के नज़दीक आ गए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, जिसमें कि पूरे जो आपकी पुस्तक है इसे मैं प्रत्येक पृष्ठ से ध्यान से देखते हुए वो क्वेश्चन बताऊंगा जहाँ से आपके क्वेश्चन आने की पूरी प्रबल संभावना है। इसलिए अवश्य ध्यान दें, और अवश्य उस वीडियो को भी देखें, और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करें अपने साथियों को भी, और इसको होमवर्क के अंदर अवश्य इन प्रश्नों के उत्तर लिखें, क्योंकि यदि आप लिखोगे तो आपके को याद होगा, और इसका वार्षिक परीक्षा में आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में लाभ मिलेगा। तो वीडियो देखते रहें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहेंगे और अन्य साथियों को भी शेयर करेंगे, इसी आशा के साथ अगले वीडियो के लिए तैयार रहें।